हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग आए हो? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके भैया लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम को हम खत्म करने वाले हैं वन शॉट में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्यारे से लेक्चर को, और हम जानेंगे डेविएशन के बारे में। तो ये डेविएशन होता क्या है? तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक प्रिज्म बनाया है, बहुत ही प्यारा दिख रहा होगा आपको, जो कि मैंने स्केल की मदद से बनाया है सच्ची में। तो क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रिज्म में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को एंटर करा रहा हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है भैया ये सच में मोनोक्रोमेटिक लाइट होती क्या है? मैंने तो लाइट के बारे में बहुत सुना है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? देखो, मोनो मतलब होता है हमारा सिंगल, जो कि तुम लोग हो। क्या भैया क्या कहते हैं आप भी? मोनो मतलब होता है सिंगल, और क्रोमेटिक मतलब होता है कलर की लाइट। मोनो क्रोमेटिक लाइट मतलब कि सिंगल कलर की हमारी लाइट होती है। तो समझ में आया मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या होता है हमारा? तो इसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैं एक प्रिज्म के अंदर एंटर कराता हूँ। मैं एंटर करा दूं, चलो ठीक है। अब बताओ पहले, हमारा ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है? तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा भैया ये हमारा एक रेयर मीडियम है। मान लिया रेयर मीडियम है भाई, क्योंकि ये हमारे इधर रेयर है। अब ये जो मीडियम, वो मीडियम कैसा हमारा? एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म में डेंसर मीडियम तो होने ही वाला है हमारा। चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ये लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है, तो सभी को पता होगा कि लाइट क्या होती है हमारी? टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। मैं बेंड करा दे रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल लाइन बना रहा हूँ, ठीक। ये होती है हमारी नॉर्मल वर्क। अब क्या कर रहा हूँ, लाइट क्या होगी हमारी, चली जा रही है ऐसे, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई है। अब क्या हो रहा है, हमारे जो प्रिज्म है वो क्या करती है, समय जो लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड कर देती है। ये प्रिज्म का काम होता है, प्रिज्म का नेचर ही ऐसा होता है कि वो लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड कर देती है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टू। वो अपनी बेस की तरफ क्या हो जाती है हमारी, बेंड हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइट आई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो हमारी गई है, ये क्या हमारी, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो लाइट गई है इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ इमर्जेंट। मतलब ये इमर्जेंट रे होगी हमारी जो चली गई। अब करना क्या है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमको आगे बढ़ाना है। अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता, लाइट आगे चली जाती ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मान लो मैं जहां अगर प्रिज्म ना होता, लाइट हमारी आगे चली जाती। चलो ठीक है। अब इस इमर्जेंट रे को, हम पीछे भेज देते हैं। चलो ठीक है भैया, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, पीछे भेज देते हैं। जो तुम लोग कह रहे हो वही मैं कर रहा हूं, मैं तो पीछे भेज दे रहा हूं, ठीक। अब ये जो हमारा जो एंगल बना, ये जो हमारा एंगल बना, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो एंगल बना रहा है, अरे बाप रे सॉरी, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग प्यार से कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मतलब कि एंगल ऑफ भटकन है। डेविएशन मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ भटकन। ये जो लाइट हमारी भटकी इस मीडियम से इस मीडियम तक गई है हमारी, जो ऐसा भटक गई है, तो उसको हम प्यार से कहते हैं एंगल ऑफ भटकन, क्योंकि लाइट क्या हो गई, अपने रास्ते से भटक गई है। तो यही था हमारा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट कि हमारा ये एंगल ऑफ भटकन क्या था। यहां तो ठीक था। अगर मैं इस प्रिज्म में एक लाइट को लगाऊंगा तो उसके बारे में बाद में जानेंगे, पर हम जान लेते हैं कि हमारा ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। हाँ, हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन ये दोनों बराबर होते हैं। पर एक चीज और बताऊं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और एंगल ऑफ इमर्जेंट के भी बराबर होते हैं। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन ये बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ठीक है, ध्यान दिला दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है हमारा ये याद रहेगा। ये हमारे फॉर्मूला बन गया। ये पहले हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक, मैंने बता दिया था। अब ये हमारा ये जो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब बच्चों में बात करता हूं कि हमारे ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन पे डिपेंड करता है। जो हमारा जो पहला फैक्टर होगा वो जो डिपेंड करता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट सर्फेस। क्या होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट सरफेस, ये हमारा डिपेंड करता है। सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म पर, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा ये था प्रिज्म, तो ये था क्या हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, तो हमारे एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। तीसरा होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ द मटेरियल। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक नंबर होता है किसी मटेरियल का, वो बताता है कि लाइट हमारी उस मीडियम पर कितनी स्लो होती है, कितनी बेंड होती है। यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि हमारा जो प्रिज्म था, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता है हमारा 2.43। ये हमारे ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमारा डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। किस पे डिपेंड करता है? हमारा वेवलेंथ पर ये डिपेंड करता है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। मतलब कि इसका कनेक्शन क्या हो रहा है? मतलब कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो डिपेंड करता है हमारा किस पर? वेव लेंथ पर। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन अगर हमारा ज्यादा होगा तो क्या होगा? वेव लेंथ हमारा कम हो जाएगा। मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ। भूलना मत, हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। जैसे कि मैं बात करता हूं वायलेट की, वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, पर वो क्या होती है? वो डायरेक्ट ज्यादा हो जाती है, मतलब भटक ज्यादा जाती है। जैसे कि मैं बात कर रहा था वायलेट की, वायलेट की क्या होती है भैया? हमारी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है। तो उसका जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन देखने को मिलेगा, मतलब जो भटकना देखने को मिलेगा, वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। रेड की केस की बात करते हैं तो रेड कलर की हमारी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि एंगल ऑफ डेविएशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वेवलेंथ के। समझ गया? और एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन पर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि देखो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधा सिंबल बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन के। ये कंफ्यूज मत होना। मतलब कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डाइवेशन भी क्या हो जाएगा? हमारा ज्यादा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे इसका ज्यादा था, हमारा जो डाइवेशन देखने को मिला, तो भटकना देखने को मिला, तो वो ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा वेवलेंथ का। कंफ्यूजन तो कोई नहीं है ना? कंफ्यूजन होगी तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक? मैं दोबारा समझा सकता हूँ डिटेल से। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑफ द कलर। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारा जो डेविएशन होता है या वेवलेंथ होता है वो डिपेंड करता है। जैसे कि देखो रेड है, तो रेड का जो होता है वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक? तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो काफी ज्यादा क्या होगा? हमारा कम देखने को मिल जाएगा हमारा, ठीक? वही वायलेट के केस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? वेवलेंथ तो बहुत ही कम होता है। अगर मैं बात करूं रेड की वेवलेंथ तो ये होती है हमारी 800 नैनोमीटर, ठीक? 800 नैनोमीटर होती है। वायलेट की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर, ठीक? अब यहां पर देख रहे हो कि वेवलेंथ कितनी ज्यादा, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा। और यहाँ पे केस में क्या हो रहा था? हमारा डेविएशन तो बहुत ही कम था, मतलब कि वेवलेंथ तो बहुत ही कम था, तो यहाँ पर जो डेविएशन होगा बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी इसके बारे में साफ साफ दिखाऊंगा जब लाइट एक व्हाइट लाइट वो मैं एंटर कराऊंगा प्रिज्म के अंदर, तो वहां में तुमको देखने को मिलेगा कि हमारी कौन सी लाइट कितनी भटक रही है, कितनी डाइवर्ट हो जा रही है उसको, ठीक? बस ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो डिपेंड करता था हमारे एंगल ऑफ डेविएशन पर। आई होप समझ में आ गया। तो बात करने वाला हूँ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ऐसा क्या होगा जब हम एक व्हाइट लाइट को एंटर कराएंगे एक प्रिज्म के अंदर से? चलिए देखते हैं। अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ये बताएं क्या व्हाइट लाइट के बारे में जानते हैं? कहोगे हाँ भैया पता व्हाइट लाइट क्या होती है, ये 7 कलर से बनी होती है। सही जवाब है आप लोगों का, ये बनी होती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। बिल्कुल सही कहा आपने, इन 7 कलर से लाइट बनी होती है। अब ये बताएं ये जो कलर हमारी जो 7 कलर्स हैं ये हमें दिखते क्यों नहीं है इन एयर और वैक्यूम में? बता सकते हो? तो इसका आंसर है कि इनकी जो स्पीड होती है इन एयर और वैक्यूम में, इनकी स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब कि सबकी स्पीड सेम होती है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ वही होती है स्पीड। अब ये बताओ ये हमें दिखती कब है? ये जब लाइटें अगर हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तब भी हमारी उनकी अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड हो जाती है। तो जैसे कि हमारी रेड कलर की एनी अदर मीडियम, ठीक, इन एनी अदर मीडियम, जैसे कि इन अदर मीडियम रेड कलर
ट्रेवल, अबे क्या हो गया, ट्रेवल फास्टर, और वहीं पर वायलेट कलर स्लोअर हो जाती है हमारी। से यही था हमारा रीजन। इस वजह से जैसे कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, दिखाऊंगा कैसे, तो उसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे एक सामने स्क्रीन बनाना है इस प्रिज्म के सामने। तो उसको नोट डाउन कर ले एक साइड में, क्योंकि जगह नहीं है, बॉडी प्यारा सा छोटा सा है। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसके सामने एक स्क्रीन मैंने बनाई है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस प्रिंस के सामने स्क्रीन बनाई है। अब मैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट को इस प्रिंस से गुजारता हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये ससुरा पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या आ गया। अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट हमारी होती है एक मेनी, और क्रोमेटिक मतलब होती है कलर। एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट को एंटर कराते हैं हम प्रिज्म से, तो हमको पता है कि हमारी जो लाइट होगी वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। अब खेला स्टार्ट होगा। अब यही से हमारा क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। मैंने बताया था कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है हमारी, लिख देता हूं। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी 800 नैनोमीटर, यही होती है। वही वायलेट की हमको देखने को मिलती है 400 नैनोमीटर, जो सबसे कम होती है। तो मतलब कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, इसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। तो यहाँ पर क्या होती है, ये जो रेड कलर होती है ना, ये कम डाइवेट करती है। मैंने बताया था ना कि हमारी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी डाइवेशन उतना भी कम होता है हमारा। तो रेड हमारी कलर की लाइट सबसे ऊपर दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब कि वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होती है, इस वजह से सबसे ऊपर हमको देखने मिलती है। अब वहीं पे हमको वायलेट क्या होता है, सबसे नीचे दिखती है, क्योंकि इसकी दिशा की स्पीड ही बहुत कम होती है, इस वजह से ये डाइवेट बहुत करती है। मतलब एंगल ऑफ डाइवेशन सिखाएंगे ना कि इसकी जितनी भी ज्यादा हमारी स्पीड होगी उतना कम हमारा डेविएशन होगा। अब जितनी कम हमारी स्पीड होगी उतना ज्यादा हमारा डेविएशन होगा। यही था मैंने जो बताया था एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर बाबू वायलेट देखने को मिलता है। तो फिर ऐसे देखने मिलता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, इस टाइप का देखने मिलता है। अब बाबू यहाँ पर जो फिनोमेना हुआ, जो ये लाइट टूटा, इस फिनोमेना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। क्या कहते हैं हम, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन होता क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। यहाँ पर लाइट क्या होगी हमारी, टूटना स्टार्ट हो गई, डायग्राम थोड़ा ये टेढ़ा हो जाता है। अब द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। आई होप आपको समझ में आएगा डिस्पर्जन होता क्या है। तो डिस्पर्जन मैंने बता दिया, एक लाइट का 7 कलर में टूटना ही हमारा कहलाता है डिस्पर्जन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो जो हमारा बैंड बना है, जो तुम्हारे स्कूल में बैंड यूनिवर्सिटी टीचरों से ना, उस बैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस बैंड की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे सामने बना है। ये जो बैंड हमारा, ये जो बैंड ऑफ 7 कलर, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, जो पूरा हमारा चक्री आधारित इस पर। द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम डायनेसिटी। यहां से होता है हमारा डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम खत्म। तो नोट डाउन कर लो ये सारी चीजों को। अब मैं बताऊंगा स्पेक्ट्रम की हमारे कितने टाइप, हमारे दो स्पेक्ट्रम होते हैं। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। जो पहला टाइप होता है हमारा स्पेक्ट्रम का होता है वो प्योर स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इनप्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम में हमारा ये जो लाइट दिख रहा है अलग अलग सेपरेट दिख रहा है, यही होता है प्योर स्पेक्ट्रम में। तो इन प्योर में क्या होता है, हमारी जो कलर होती है वो ओवरलैप करना स्टार्ट कर जाती है। कहोगे भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट हमारी ओवरलैप कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है सारी लाइट अलग सेपरेट कर रही है, उसके पीछे रहता है छोटा सा रीजन, एंगल का, मतलब कि हमारी जो प्रिज्म होती है सही से तरीके से रखी है कि नहीं रखी है। और दूसरा होता है वो जो स्लिट होती है। स्लिट बताता हूँ क्या होता है, पहले इसको हम नोट डाउन कर ले। डिस्पर्जन मैंने बता दिया, यहाँ पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, एक चीज बता दूंगा फ्रीक्वेंसी के बारे में जो बताने वाला था मैं। यहाँ पर बाबू वेवलेंथ तो पता चल गई है। अब बाबू जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। जैसे कि यहाँ पर रेड की वेवलेंथ काफी ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी हमारी, कम हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा आती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी समझाना था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो उसका खेला है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी का सिंपली क्या होना है, हर्ट्ज में होता है हमारा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाती है हमारी, ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो, मैंने बता भी दिया। अब चलो ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहता है,
क्योंकि इसको यहाँ पे करता हूँ बिटा नोट डाउन कर लिया ना। चलो देखो बाबू, वहां पर हमारा प्योर स्पेक्ट्रम इस वजह से हो रहा था और इम्प्योर स्पेक्ट्रम इस वजह से होता था, क्योंकि बाबू जब हमारी लाइट को मैंने एक छोटा सा, ये जो हमारा ये छोटा सा मैंने होल छोड़ा ना, ये हमारी इसको कहते हैं हम लोग स्प्लिट कर, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिट। यहाँ पर जो स्प्लिट है वो काफी ज्यादा छोटी है, काफी ज्यादा नैरो है, तो यहाँ तो सिर्फ हमारी एक लाइट निकलेगी। अब जो हमारी जो वहां पर 7 बैंड ऑफ कलर बनेगी ना, वो आराम से सारे कलर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। पर इन केस ऑफ इम्प्योर स्पेक्ट्रम में वहां पर क्या करते हैं, हम स्लिट का साइज काफी बड़ा कर देते हैं, लगभग इतना बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं, और फिर वहां पर ढेर सारी लाइट जाना स्टार्ट हो जाती है, तो सारी कलर हमारी ओवरलैप कर जाती है। इस वजह से हम इसको इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने आपको उस स्पेक्ट्रम तक लिमिटेड रखा था जो कि रेड और वायलेट के रीजन के बीच में आता है, जो कि होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जिनको हम बहुत आसानी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिनका जो रेंज होता है वो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर, ये वेवलेंथ की रेंज बता रहा हूँ, 800 नैनोमीटर तक रेंज होती है हमारी। अगर मैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करूं, जो होती है हमारी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग की रेंज तक, जिनको हम लोग कहते थे विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, जिनको हम लोग देख सकते थे। अब मैं बात करने वाला हूँ इनविजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में, जिनको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं अपने आंखों से। अब देखो इसमें क्या होता है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम में एक वेवलेंथ होती है जो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, और दूसरी वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है। पहले मैं बात करूंगा सबसे छोटी वेवलेंथ से स्टार्ट करूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बड़ी वेवलेंथ की तरफ। अब जैसे कि क्या होता है गामा रे, अब गामा का नाम तो सुना ही होगा। गामा रे की जो वेवलेंथ, जो रेंज होती है, वो होती है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। देख सकते हो कितनी छोटी वेवलेंथ हमारी, ये रेंज होती है हमारी। अब दूसरी बात करने वाले एक्सरे, ठीक, ये क्या हमारा एक्सरे। एक्सरे की जो रेंज होती है वो 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर ये होती है 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक, ठीक। अब तीसरा जो हमारा है वो है अल्ट्रा वॉयलेट राइट रे। अल्ट्रा वॉयलेट राइट रे का हमारा क्या होता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है हमारा 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। ये था हमारा मिनिमम वेवलेंथ की रेंज, जिनको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं देख सकते। जाहिर सी बात है, क्यों देख पाए भैया, इनकी रेंज तो हमारी 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग है। सिर्फ देख कौन सकते हैं जिनकी रेंज हमारी इतनी हो, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक, तभी हम उनको कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम में लोग इसीलिए कहते थे क्योंकि इनका जो रेंज होता था ये कितना होता था, 0.1 से लेके 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक, इसलिए कहते हैं हम लोग क्या, इनको हम लोग प्यार से इनविजिबल स्पेक्ट्रम। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं जिनकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होने वाली है, जैसे कि पहली इंफ्रारेड। अब देखो इंफ्रारेड का क्या होता है, हमारा जो रेंज होता है उसका रेंज होता है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 10 की पावर 7 आर्मस्ट्रॉन्ग। जगह नहीं है, माफ करना दोस्तों, ठीक। अब मैं बात करने वाला हूं दूसरी, जो होती है माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव की जो रेंज होती है वो होती है हमारी कितनी, 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर 11 तक रेंज इसकी होती है, वेवलेंथ की रेंज, आर्मस्ट्रॉन्ग रेंज, ठीक। अब जो लास्ट में आ जाता है वो होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव का जो रेंज होता है, रेडियो वेव का जो रेंज होता है वो होता है 10 की पावर 11 से उसके आगे, ठीक। ये था हमारा पूरा इनविजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज। इससे हमको यही पता चलता है कि हमारी लाइट लिमिटेड नहीं है, हमारा स्पेक्ट्रम लिमिटेड नहीं है, और भी हमारी जो लाइट होती है वो सिंगल कलर से नहीं बनी होती है। ये सब भी होता है हमारी प्यारी सी लाइट के अंदर, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे और इंफ्रारे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब भी चीज हमको देखने को मिलती है। अब इनके बारे में लोग डिटेल से जानेंगे, उससे पहले तुम्हारे सामने स्क्रीन आ रही, जहां तुम आसानी से अच्छी तरीके से प्यार से लिख सकते हो, तो उसको लिखो। फिर मैं बात करने वाला हूँ सभी इनविजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या हमारी जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम होती है, क्या ये कहीं यूज होती है, ये कि मिस्टर इंडिया में भी कहीं घूमती रहती है वही, तो यही सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। तो जैसे कि हमारा जो पहला रे होता है वो होता है क्या मेरे, तो गामा रे की जो रेंज होती है वो होती है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो कि सबसे मिनिमम वेवलेंथ होती है हमारी। अब देखो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया है कि गामा रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है,
जैसे कि अल्फा बीटा गामा होता है, तो अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर हमको गामा रे में देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना कि गामा में क्या होता है। जैसे कि अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर हमको गामा रे में देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है सबसे, क्योंकि इसकी एनर्जी इज इनवर्सली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो थी 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस वजह से हमारी जो एनर्जी होती है इस वजह से बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है गामा रे पे। इसका जो यूज होता है वो हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में या ट्यूमर। जब भी हम गामा रे को कैंसर के सेल में भेजते हैं तो कैंसर सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस वजह से हम लोग गामा रे का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग एक जगह और यूज करते हैं जो कि होता है न्यूक्लियस स्टडी के लिए। तो हमें ये गामा रे मिलता है कहाँ, न्यूक्लियस से मिलता है। अब बात करने वाले हम एक्सरे की। तो एक्सरे बाबू क्या होता है, एक्सरे हम उसके बारे में बात हो जानेंगे। एक्सरे हमारा इनविजिबल स्पेक्ट्रम पता है, इसकी वेवलेंथ कितनी रेंज होती है हमारी, इसकी जो रेंज होती है वो होती है कितनी, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन्ग की रेंज तक होती है। तो एक्सरे की हम लोग यूज करते हैं एज अ डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर। सभी जानते हो एक्सरे का हम लोग क्या यूज करते हैं। अगर हमारी हड्डी पड्डी टूट जाती है तो हम लोग उसको यूज करते हैं, एक्सरे का भाई का। एक्सरे भाई को हर जगह यूज हो जाती है हमारे। स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल के बारे में देखो, एक्सरे क्या होती है, हमारी भटकती बहुत ज्यादा है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब भटकना बहुत होता है इसका। तो उसको हम लोग यूज करते हैं क्रिस्टल की लेयर को गिनने के लिए, जानने के लिए हमारी इसकी लेयर कितनी है। जैसे कि हमारे सॉल्ट होता है, सॉल्ट में कितनी लेयर है उसको जानने के लिए हम लोग एक्सरे को स्ट्राइक कराएंगे उस क्रिस्टल पर। तो स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल के बारे में हम लोग जानते हैं इससे, एक्सरे से। अब बात करने वाले हैं यूवी रे के बारे में। तो यूवी रे को हम लोग यूज करते हैं एज द स्टरलाइजिंग पर्पज के लिए। मतलब कभी भी हम लोग सर्जरी होती है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टॉप करने के लिए तो हम लोग यूज करते हैं क्या, यूवी रे। अब देखो हमारे जो यूवी रे, अगर हम इसको स्कैटरिंग कराएंगे तो उसका स्कैटरिंग अगर हम लोग ग्लास प्रिज्म से कराएंगे तो ये स्कैटर नहीं होगी। ऐसा क्यों भैया, ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर लाइट को स्कैटर करा रहे हैं प्रिज्म के अंदर तो वो हमारी जो ग्लास प्रिज्म होती है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्सॉर्ब कर लेती है, वो निकलने ही नहीं देती है। इस वजह से हम लोग उसको यूज करते हैं क्वार्ट्ज प्रिज्म। तो क्वार्ट्ज प्रिज्म क्या करता है, आराम से स्कैटर हो जाता है और हमें यूवी रे देखने को मिल जाता है। तो हम लोग उसको डिटेक्ट कैसे हम लोग उसकी खोजबीन पाए, हमें कैसे पाए, हमने क्या किया था, हमने सिल्वर क्लोराइड को मैंने क्या किया, वहां से केमिकली एक्टिविटी चीजें की, जहां से हमें पता चलता है कि ये ब्लू से ब्लैक बन जा रहा है, तो हमें मिलता है यूवी रे। अब देखो जो यूवी रे होता है काफी ज्यादा केमिकली एक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा केमिकली एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो केमिकली एक्टिव बहुत ज्यादा ये होता है हमारा क्या, यूवी रे। तो ये सारी चीजें हमने नोट करना है कॉपी में और अच्छे से ध्यान देना है। फिर हम आगे बारे में बात करते हैं, तो उसको आराम से नोट डाउन करूं, मैं बचा रहा हूं, आराम से नोट डाउन करूं, फिर आगे देखते हैं। कलियर चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अगले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड का हमारा जो डिटेक्शन है वो होता है हमारे थर्मोपाइल से पता चलता है, इसके बारे में थर्मोमीटर से भी पता चल जाता है। अब देखो जैसे कि हम कर रहे थे अल्ट्रावायलेट रे में हम क्वार्ट्ज का, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम करेंगे एक रॉ सॉल्ट प्रिज्म का, एक ऐसा प्रिज्म जो कि हमारा बना हुआ है नमक से, NaCl से बना हुआ है। अब हमको पता कहाँ चलता है इंफ्रारेड निकलता है कहाँ से, ये निकलता है जितने भी हमारी हॉट बॉडीज होती हैं वहां से निकलता है, जैसे कि आग होता है या कोई फ्लेम होता है वहां से, या हीटर से भी हमारा निकलता है इंफ्रारेड। तो इन जगहों से हमारा क्या निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है। अब देखो इंफ्रारेड के बारे में कुछ खास बातें, ये क्या खास बातें, ये सबसे कम स्कैटर करती है, बहुत ही कम स्कैटर करता है, इसकी जो स्कैटरिंग है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी मदद से क्या होता है, हम रात में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, हमारा यूज यही है कि हम रात में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं ड्यूरिंग अ फॉग। उसके समय में फॉग हो तो हम आराम से फोटो खींच सकते हैं किसी की भी। और दूसरा क्या है, हम वॉर के समय में किसी से बातें करना हो तो वहां भी हम बात कर सकते हैं एज अ वॉर की सिचुएशन पर। और तीसरा जो यूज है हमारा, जब भी अगर हम रिमोट का यूज करते हैं तो रिमोट से भी हमारा जो निकलता है वो क्या निकलता है, इंफ्रारेड। तो रिमोट में हमारा इंफ्रारेड यूज निकलता है, तो इस वजह से हम उसको यूज करते हैं। अब रही बात हमारी पहले से माइक्रोवेव के बारे में, तो माइक्रोवेव हमारा इसका जो सोर्स है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमको पता चलता है माइक्रोवेव। अब यूजेस क्या है हमारा, इसका यूज हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी करते हैं और खाने पकाने में भी करते हैं, कुकिंग में भी। तो ये तो माइक्रोवेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज। रेडियो वेव की बात रही हमारी, रेडियो वेव हमारा यूज होता है एज अ रडार कम्युनिकेशन, और रेडियो और टेलीविजन में हमारा यूज होता है रेडियो वेव का।
तो ये नहीं हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थे उनके बारे में आई होगा, आपको सब समझ में आ गया होगा। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, उन क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स पर करेंगे। ठीक, तो रही बात अब अगले टॉपिक की, बच्चों मैं बात करने वाला हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जानने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में मेरे दोस्त के साथ कुछ घटना घटी हुई है। हुआ क्या, मेरा दोस्त मार्केट जा ही रहा होता है, उससे मेरा भाई मिल जाता है। अब भाई मेरा बहुत सीधे ठाट है ना, वो कहता है और भैया कैसे हैं, थोड़ा चाय वो पीने चाहेंगे, तो उसको घर में बुलाता है। दोनों लोग बातें साथें करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। फिर अचानक मेरे भाई को क्या होता है, उसको भूत सवार हो जाता है। मेरे दोस्त को पकड़ता उठा के बाहर फेंक देता है। एक्चुअली मैं समझाना क्या चाहता हूँ, हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। अब वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उनको री इमिट कर देते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं। यही होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब वहां पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद री एमिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है फिर री एमिट कर देता है, इसीलिए कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब कंडीशन क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के लिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है वो जैसे कि बहुत छोटा छोटा होता है, उनकी जो साइज होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए। किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। मतलब उनकी जो साइज होगी वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए, तभी वो स्कैटर कर पाएंगे, वरना वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी कंडीशन। अब एक सवाल बनता है, क्या सभी कलर हमारी स्कैटर करती है? नहीं, सभी कलर हमारी स्कैटर नहीं करती है। उनमें से हमारी जो रेड कलर की जो लाइट होती है वो सबसे लीस्ट स्कैटर करती है। और वही बात करते हैं वायलेट की, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे हमारा आ जाता है रेलिंग्स लॉ। रेलिंग्स लॉ हमारा ये कहता है कि हमारा जो आर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4 के। अबे स्कैटर लीजिए, आर पास हो गया, ये स्कैटर होता था। स्कैटर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4 के। मतलब क्या है, अगर जैसे कि रेड का कलर था और हमारा जो वेवलेंथ होता है वो काफी ज्यादा है, अब मतलब कि इसका स्कैटर काफी कम होने वाला है। और वहीं पर हमारा जो वायलेट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो काफी कम होता है, और वो स्कैटर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये था हमारा रेलेंस लॉ। अब यही एक सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, क्या भैया अगर पार्टिकल का साइज अगर बड़ा हो जाएगा वेवलेंथ से, तो क्या वो स्कैटर नहीं करेगी? करेगी। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग क्या कहते हैं, वहां पे एक मी साइंटिस्ट उन्होंने बताया अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो जा रहा है तो वहां पर क्या करेगा, जो पार्टिकल होगा वो सारी कलर की लाइट को वो स्कैटर करेगा, सारी कलर लाइट को स्कैटर करेगा। इवन कोई भी लाइट को छोड़ेंगे सारी कलर को स्कैटर कर देंगे सारे दिशाओं में। तो ये हमारा मी स्कैटरिंग कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मी स्कैटरिंग और रेलेंग्स लॉ। तो मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग के बारे में, और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हम सभी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो पहला एप्लीकेशन है ये क्या है कि सनराइज और सनसेट के समय में हमारा जो सूरज होता है वो लाल क्यों दिखता है। इसके पीछे हमारा रीजन ये है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो सन से काफी दूर बढ़ जाता है। अब जब भी लाइट रे आती है हमारे अर्थ तक, क्या होती है, जो ज्यादातर जो लाइट होती है हमारी स्कैटर हो जाती है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू। ये आते आते क्या होती है, सारी लाइट ये स्कैटर हो चुकी होती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, और जो बचती है वो होती है हमारी कौन सी, रेड, येलो, ऑरेंज। क्योंकि ये लीस्ट स्कैटर करती है हमारी, ये हमारी क्या आती है, ये लीस्ट स्कैटर करती है, ये हाई स्कैटर करती है। इस वजह से ये स्कैटर हो चुकी होती है सारी है और कुछ नहीं बचा होता है। अब बचती इससे क्या, हमारा रेड, येलो, ऑरेंज, और इस कारण की वजह से हमारा जो सन है वो हमें क्या दिखता है, लाल दिखता है। दूसरा ये कहता है हमारा कि हमारा जो स्काई है दोपहर के समय में हमें सफेद क्यों दिखता है। इसके पीछे रीजन ये सिंपल सा है हमारा, क्योंकि हमारा दोपहर के समय में जो डिस्टेंस पड़ती है वो काफी ज्यादा छोटा पड़ता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वजह से हमारा जो स्कैटर अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है और सारी लाइट चली जाती है साथ, और हमें जो आसमान होता है वो वाइट दिखता है। ये था हमारा दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन ये कह रहा है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पहली बात ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है। इसके पीछे रीजन ये हमारा बन जाता है कि जैसे कि हमारा रेलिक्स में बताया था ना, क्या क्या कहता है हमारा, अब जैसे कि हमारा ये सन है यहाँ पर रहता है हमारा, अब ये जब एंटर करता है एटमॉस्फेयर पे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सबसे ज्यादा स्कैटर करने वाली जो लाइट होती है वो होती है क्या, वायलेट, इंडिगो और ब्लू। अब ये कलर हमारी क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है पूरे एटमॉस्फेयर पे। इस वजह से हमारा आसमान हमें नीला दिखता है। अब तुम्हारे दिमाग में चलता है भैया
ये वायलेट क्यों नहीं होता? ब्लू होना अंतर की वायलेट वायलेट क्यों नहीं होता? रीजन सही है कि हमें नीला दिखता है पर वायलेट क्यों नहीं होता दिखता? देखो उसके पीछे रीजन सिंपल है कि वायलेट जो कलर होता है ना एटमॉस्फेयर हमारा कुछ एब्जॉर्व कर लेता है, इस वजह से हमारा जो आसमान होता है वो नीला दिखता है। और दूसरा रीजन ये है कि हमारी आंखें बहुत ज्यादा पसंद करती है नीली कलर, तो इस वजह से हमें पसंद, सही रीजन, ये रीजन बिल्कुल जेन्युइन है कि हमारी आंखें बहुत पसंद करती है ब्लू को। इसलिए कहते हैं हनी सिंह ने गाना बनाया ब्लू आईज हिप्नोटाइज, ऐसा कुछ गाना। तो ये था हमारा, इस वजह से हमारा आसमान नीला दिखता है। तीसरा रीजन ये है कि हमारा जो क्लाउड होता है वो सफेद क्यों दिखता है। इसके पीछे क्या रीजन है हमारा? क्योंकि हमारे जो बादल के जो पार्टिकल्स हैं, हमारा ये जो बादल के जो पार्टिकल्स वो काफी बड़े बड़े होते हैं। मैंने बताया था ये मीस कैटरिंग में क्या होता है, मीस कैटरिंग में क्या होता था कि हमारा जो पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो वो क्या करता है हमारा, वो जितने लाइट आई सभी लाइट को स्कैटर कर देगा एक साथ। तो यहाँ पर हमें क्या एक साथ सारी लाइट स्कैटर हो रही है तो हमें कोई कलर देखने को मिलेगा? कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा अगर एक साथ स्कैटर हो रही है लाइट। तो इस वजह से हमारे बादलों का कलर व्हाइट दिखता है। अब जो लास्ट रीजन है हमारा पूछ रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन जो पूछ रहा है, ये कह रहा है कि हम रेड लाइट को क्यों यूज करते हैं एज अ डेंजर सिग्नल में। या तो कभी भी तुमने सिंगल लाइट देखा ही ट्रैफिक में लगा होता है, वो चीज यूज करते हैं हम लोग। वहां पे तो ब्लू भी यूज कर सकते थे, वायलेट यूज कर सकते थे। देखो बेटा रीजन सिर्फ सिंपल है, क्योंकि जो हमारी जो रेड कलर है वो कम लीस्ट स्कैटर करती है। दूसरा रीजन है ये ट्रेवल कर सकती है काफी दूर तक, इस वजह से हम रेड लाइट को यूज करते हैं, क्योंकि ये स्कैटरिंग कब करती है और ट्रेवल बहुत दूर वजह से दूर तक करती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेड लाइट को यूज करते हैं एज अ डेंजर सिग्नल के लिए। आई होप आपको सारा एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अब ये बताओ कि हम लोग जब भी अगर मून पे जाएंगे और आसमान को देखेंगे तो हमारा आसमान किस कलर में दिखेगा? तुम्हारा आंसर आ गया भैया, आसमान हमको नीला पीला कुछ दिखेगा नहीं, आसमान हमारा ब्लैक दिखेगा। और कुछ लोग हमारे बम्पर शेयर होंगे वो आंसर दे रहे होंगे, इसका आंसर यही वाला। तो देखो हमारा आंसर जो होगा इसका भी एटमॉस्फेयर हमारे मून पे होता नहीं है, ना कोई वहां पार्टिकल प्रेजेंट है, इस वजह से अगर हम लोग आसमान को देखते हैं तो हमारा आसमान एकदम ब्लैक दिखेगा। ठीक, अब ये रीजन है, अगर तुम स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट गया हमारे स्पेस में, अगर वो सूरज को देखता है तो सूरज किस कलर का दिखेगा ये बताओ? कहो ना, रेड, ऑरेंज, क्योंकि हम दूर से देख रहे थे। नहीं यार, हमारे यहाँ पे पार्टिकल में खेला होता था, हमारा यहाँ पर एटमॉस्फेयर खेला होता था। स्पेस में हमारा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अगर हम लोग सूरज को देख रहे हैं तो इस वजह से अगर हम देखेंगे सूरज को तो हमको जो सूरज होगा वो व्हाइट दिखेगा, क्योंकि वहां स्कैटरिंग होती नहीं पाती और सारी व्हाइट लाइट तुम्हारी आंखों पे आती है और तुमको सूरज व्हाइट दिखता है। तो ये रहे हमारे पूरा एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग और पूरा स्पेक्ट्रम हमारा यहाँ से खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहे अपने एससीएल विजन के साथ और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो।